नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। दिल्ली में वक्फ बिल को लेकर घमासान छिड़ा है। जंतर मंतर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का वक्फ बिल के खिलाफ धरना चल रहा है। इसमें तमाम मुस्लिम संगठनों के नेता, मुस्लिम धर्मगुरु और पॉलिटिकल पार्टीज के प्रतिनिधि शामिल हुए। तो वहीं AIMPLB के इस प्रोटेस्ट का जवाब हिंदू संगठनों की तरफ से भी दिया जा रहा है, वो भी वहां पहुंचे हैं। हिंदू रक्षा दल ने वक्फ बोर्ड के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन को एक नया जिहाद करार दिया। आपको सुनवाते हैं कुछ जरूरी बयान। तो इनका मकसद एक ही है कि भारत के मुसलमानों से उनकी सियासी और मजहबी शनाख्त को छीन लिया जाए। मैं आपको बता रहा हूं कि इस बिल का मकसद मुसलमानों से मस्जिदों को छीनना, दरगाहों को छीनना, कब्रिस्तानों को छीनना, इवैक्यू प्रॉपर्टीज को छीन लेना, ये मकसद नरेंद्र मोदी की हुकूमत का है। और हम कॉशन कर रहे हैं चंद्रबाबू नायडू को, हमारे पासवान साहब को और नीतीश कुमार को। याद रखिए, दुनिया जब तक कायम रहेगी, अगर आप इस नाजुक वक्त में इस बिल की तायीद करेंगे तो आपको मुसलमान कभी नहीं माफ करेगा, क्योंकि आपकी तायीद की वजह से ये बिल कानून बनेगा। इसलिए हम उनसे भी कह रहे हैं कि आप इस गैर अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल की तायीद मत करिए। यकीनन ये लड़ाई सब लोगों की है, और अगर इस लड़ाई को अकेले अकेले लड़ा जाएगा तो हो सकता है थोड़ी दिन के लिए वो जीत जाएं। लेकिन एक बात का यकीन है, मैं अपने मुसलमानों से और फिक्रमंद सिटीजन से, भारत के जो लोग चिंता में है कि ये भारत जा क्या कहाँ रहा है, बनाया क्या जा रहा है, ये जो मेजोरिटोरियन स्टेट बनाने की कोशिश हो रही है, इसका बेहतरीन जवाब है जो इन्होंने कहा है कि यह अक़लियतों की अक्सरियत का मुल्क है और हमें सिर्फ हमें नहीं जमा होना है, बल्कि हमें अपने साथ और भी सबको जमा करना है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ऐलान किया था 17 मार्च का, आज वो धरना प्रदर्शन चल रहा है और तमाम राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी आज के इस धरने में शामिल हुए हैं। हमने आपको ओवैसी को सुनवाया, सलमान खुर्शीद भी पहुंचे, इसके अलावा एनसीपी शरद गुट से फौजिया खान वहां पहुंची थी और भी कई तमाम नेता वहां पर पहुंचे। अपने मेहमानों से आपकी मुलाकात करवाते हैं। स्वागत कीजिए, हर्षवर्धन त्रिपाठी साहब हमारे साथ हैं, हमारे साथ विनोद अग्निहोत्री जी हैं और विजय त्रिवेदी जी और अवधेश कुमार जी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है सर। विनोद जी, आपसे शुरुआत करते हैं। नौबत यहां तक आ गई, मैं सुन रहा था मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें कहा गया कि हमने तमाम जो टूल्स हो सकते हैं सरकार से बातचीत के, तमाम रास्ते इख्तियार किए और नाकाम होने के बाद सड़क पर उतरने का फैसला किया है। क्या सड़क से इस मसले का हल आपको दिखाई देता है? देखिए, मसले हमेशा बातचीत से हल होते हैं, कोई भी मसला हो। सड़क पर उतरने का अधिकार संविधान ने दिया हुआ है हर संस्था को, संगठन को, किसी भी जमात को, किसी भी वर्ग को। अगर उसके अंदर कोई ग्रीवांसेस हो, सरकार को लेके कोई मांग हो, शांतिपूर्ण तरीके से आप सड़क पर आकर के अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन मसले का हल हमेशा बातचीत से होता है। ये ठीक है, इन्होंने मतलब लेकिन बार बार कहा जा रहा है हमारी बात सुनी नहीं जा रही है। नहीं, ये बात ठीक है, बात उनकी सुनी नहीं जा रही है। लेकिन देखिए, मैं आज उन्होंने शांतिपूर्वक धरना अगर दे रहे हैं तो उससे किसी को एतराज नहीं होना चाहिए, अधिकार है। दूसरे संगठन भी देते हैं, एक समानांतर धरना भी चल रहा है, दूसरे हिंदू संगठन का वो भी चल रहा है। हाँ, अगर कोई ऐसा कोई काम ना हो कि इससे कानून व्यवस्था बिगड़े या हिंसा हो, वो गलत है। लेकिन इस तरह के धरने प्रदर्शन से एक जो बात होती है कि अक्सर कई बार समानांतर जो कार्रवाइयाँ होती हैं उनको बढ़ावा मिलता है। मैंने और खासकर भारत में जिस तरह से समानांतर कार्रवाइयों से क्या मतलब है आपका? नहीं, ध्रुवीकरण की जो राजनीति है, ध्रुवीकरण उसको बढ़ावा मिलता है। मैं उदाहरण देता हूँ ना कि जब अयोध्या का मुद्दा चल रहा था, राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का विवाद चल रहा था, 84 की शायद बात कर रहे हैं, कोर्ट में चल रहा था, 86 की बात है, 86 में जो है एक बहुत जबरदस्त बड़ी रैली बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने आहूत की थी और वो लाल किले से लेकर के और बोट क्लब तक पैदल मार्च हुआ था और बोट क्लब में बड़ी रैली हुई थी। उसके बाद जो ध्रुवीकरण की प्रक्रिया थी वो ज़्यादा तेज हुई और उसके जवाब में फिर विश्व हिंदू परिषद ने एक रैली बोट क्लब पे बुलाई और उतनी ही बड़ी और उससे बड़ी, बल्कि मैं कहूँगा उससे बड़ी रैली वो हुई थी। तो ये इस तरह से इसको एक शक्ति प्रदर्शन के रूप में जब देखा जाता है या प्रचारित किया जाता है तो इस तरह के खतरे जोखिम रहते हैं। मुझे लगता है ठीक है, धरना दे रहे हैं, धरना दे, उन्होंने आज शांतिपूर्ण एक दिन का धरना देने उनको अधिकार है, लेकिन सिर्फ धरने तक न रुके। अगर उनको अपनी बात कहनी है तो वो प्रधानमंत्री जी से उनको मिलना चाहिए,
उनको और जो स्टेक होल्डर जो जैसे पार्लियामेंट की जो कमेटी है, जेपीसी में लोग गए थे, इसके अलावा जो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं उनसे मिले, मतलब या जो वो सारी मुलाकातें तो हो चुकी हैं, तो कह रहे हैं ना राजनीतिक दलों के जो नेता हैं, बातचीत के सारे रास्ते उन्होंने अपनाए सारे। देखिए बेहतर तरीका ये है, मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एंगल से कह रहा हूं, अगर उनको सेकुलर राजनीति करने वाले दलों पर भरोसा है तो जो इस राजनीति के दल हैं, जो एनडीए के साथ हैं, उनको अप्रोच करिए, वो जाके सरकार पर दबाव बनाएं कि भाई आपकी बात रखें। तरीके ये हुए हैं, अब वो कितना अप्रोच कर रहे हैं कितना नहीं कर रहे हैं ये वो जाने, लेकिन एक बात जरूर है कि वक्फ कानून में संशोधन की जरूरत तमाम मुस्लिम जमातें भी महसूस करती हैं, क्योंकि जिस तरह वक्फ बोर्ड को लेके मैं वक्फ बोर्ड के खात्मे के खिलाफ हूँ, क्योंकि वो एक व्यवस्था है, लेकिन उसमें कुछ जरूरी संशोधन तो होने चाहिए ताकि जो उन जमीनों पर जिस तरह कब्जे हुए हैं या जिनका इस्तेमाल मुसलमानों के, गरीब मुसलमानों के हित में होना चाहिए, उसके बजाय निजी बेच दिए जाए। इससे कई मामले सामने आए, कोर्ट में हैं और कई उनमें विसंगतियां हैं, उन विसंगतियों को तो दूर किया जाना चाहिए, लेकिन फिर मैं कहूंगा कि सर्वानुमति बना के दूर किया जाना चाहिए। जगदम्बिका पाल को मैं हर्षवर्धन जी सुन रहा था, वो कह रहे थे ना अभी कानून बना है ना कानून आया है और इस धरने प्रदर्शन की क्या जरूरत है। आपको लगता है कि ये धरने का सही वक्त है? नहीं, मुझे लगता है देखिए धरना प्रदर्शन तो अगर किसी को नाराजगी है, किसी को नहीं पसंद आ रहा है तो वो करेगा ही और करना ही चाहिए, इसमें कोई बहुत दिक्कत नहीं है। लेकिन इस जो वक्फ वाला विरोध प्रदर्शन है, इसमें कुछ चीजें जो थोड़ा सा विचित्र सी दिख रही हैं। जैसे ये सारे के सारे मसले जिसको खुद चूंकि आपने जगदम्बिका पाल जी का रेफरेंस लिया, वो पहले भी कह चुके हैं और अभी भी कह रहे हैं कि हमने तो उन्हीं लोगों की जो जिसको कहें कि जो ऐतराज थे, जो उनको लगा कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, ये क्यों है, तो उसको भी उस रिपोर्ट में शामिल किया। नंबर 1। नंबर 2, जितने भी वक्फ बोर्ड हैं, अब जाहिर है अब हल्ला बहुत होता है तो समझ में ऐसे आता है जैसे वक्फ अकेले काम करता है। मैं बार बार कहता हूं कि ये सत्ता पोषित मुसलमानों का एक ठीहा है, अड्डा है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो हर राज्य में जो वक्फ बोर्ड है उनके जो नुमाइंदे हैं वो इस कमेटी के सामने आ चुके हैं। बाकायदा जो जेपीसी बनी थी उसमें बाकायदा प्रेजेंटेशन हुआ और जब वो समय लगा कि नहीं है तो उन सदस्यों की सहमति से उनके मांग के आधार पर जगदम्बिका पाल ने उसका समय बढ़ा दिया। अब इसके बावजूद अगर आप ये प्रदर्शन कर रहे हैं और आप एक बात बार बार कहते हैं कि हम आपको चुनाव में बताएंगे, जो उनकी जो अंडरटोन, जिसको मैं कह रहा हूं विचित्र सा प्रदर्शन है, अंडरटोन जो कही जाती है, आप मिस कर रहे हैं इसमें कि बार बार ये विपक्ष के नेताओं की तरफ से कहा गया कि हमने जितने भी सुझाव दिए वो लिए तो उन्होंने, लेकिन इनकॉर्पोरेट नहीं किया, कोई चीज शामिल नहीं की हमारी। नहीं, अब अगर वो अपनी ठेकेदारी चलाने के लिए कुछ कह रहे हो तो फिर संशोधन ही क्यों करेंगे? इसमें तो बड़ी स्पष्टता होनी चाहिए ना। जो संशोधन के लिए जो लॉजिक है उन लॉजिक्स पर बात की गई और उसमें कहीं कोई है तो उसको शामिल किया गया। लेकिन अगर वो सुझाव उनके तय वाले हैं, और फिर मैं कह रहा हूं ये, और जो विनोद जी ने कहा अगर मैंने सही सुना, वो शायद उसको खत्म करने की बात कर रहे थे या क्या आपने कहा? मैंने कहा खत्म करने के पक्ष में नहीं हूं। अच्छा, आप उसके पक्ष में नहीं। मेरा तो बड़ा स्पष्ट मानना है कि अगर हम सचमुच इसको सेकुलर नेशन कह रहे हैं, अगर फ्रॉड सेकुलर नहीं है तो वक्फ का क्यों अलग से होना चाहिए? भाई मस्जिद की जमीन है, मस्जिद एकदम इंतजामिया कमेटी करेगी, उसमें किसी क्या लेन देना। लेकिन ये इस तरह की एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाने की कोशिश की जाए वो ठीक नहीं है। मेरा तो ये मानना है कि भाई इससे जो लिखा हुआ है, जो जगदम्बिका पाल भी कह रहे हैं, जो कहा जाता है कि औकाफ की जमीन इसीलिए, भाई गरीब, विधवा, यतीम, उनके लिए क्या हो रहा है उसका सवाल कोई पूछेगा? उसकी कोई बात नहीं कर रहा है। एक भी संशोधन इसके लिए नहीं था कि हमारे समाज में, मुस्लिम समाज में इतनी महिलाएं हैं जिनको जरूरत है, हम उनके लिए नहीं कर पा रहे, इसमें एक क्लॉज जोड़ दीजिए। हमारे यहां के बच्चे पढ़ नहीं पाते, हम उनके लिए कुछ करेंगे, हम उनको अस्पताल देना चाहते, ना 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 ना, सब जमीन पर कब्जा ठेकेदारी बने रहे। और इसमें हुसैन जी एक बात मैं जरूरी बता दूं, ऐसा नहीं है कि एक दूसरे जो भाजपा के मौलाना लोग हैं वो भी सुखी होंगे। जिन राज्यों में भाजपा की सरकार होगी ना, वहां भाजपा के मौलाना इस वक्फ बोर्ड पर कब्जा किए बैठे होंगे। तो ये पूरी तरह से अमीर बनाम गरीब मुसलमान की लड़ाई है। देखिए, अमीर मुसलमानों के नुमाइंदे वहां खड़े कुछ विसंगतियों से इनकार नहीं किया जा सकता, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सारे रिलीजन के एंडाउमेंट बोर्ड्स हैं और सब उसी फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं। विनोद जी, हर्ष जी ने कहा कि लॉजिकल एक सुझाव ये आया था विपक्ष का, विपक्षी सांसदों का, कि भाई वक्फ बोर्ड में जो ये कानून व्यवस्था है कि उसमें गैर मुस्लिम रहेगा, तो उन्होंने कहा था उसमें गैर मुस्लिम नहीं रहना चाहिए। तो उस सुझाव को नहीं माना गया है उनका, क्योंकि ये मुस्लिम संगठनों का ये कहना है कि जब मुसलमानों का मसला है इसे मुसलमान ही नियंत्रित करें। तो इस तरह की चीजें हैं, कई चीजें जो नहीं माने, विपक्ष का कोई सुझाव नहीं माना गया है, संशोधन उसमें शामिल। किरण रिजिजू साहब को सुनना बड़ा जरूरी है, जरा उनको सुनते फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। गलत संदेश किसी ने उसको शायद फैलाया गया कि
वक्फ का जो जमीन है उसको सरकार छीनने जा रहे हैं या मुसलमानों का जो प्रॉपर्टी है उसको कब्जा करने जा रहे हैं, इस तरह का बहुत गलत तरीके से अफवाहें फैलाया गया है, इसको हम साफ करेंगे। और आप बताइए, हिंदुस्तान जो है ये कानून से चलता है, संविधान से चलता है, कोई किसी का जमीन छीन सकते हैं क्या? एक एक हिंदुस्तानी का अपना हक है, उसका हक को कोई कैसे छीन सकते हैं? ये सोचना ही कितना गलत बात है कि किसी मुसलमानों का जमीन कब्रिस्तान छीनेंगे। कौन बोलते हैं? ये लाउड स्पीकर लगा करके इसको बजा करके ये गलियों में गुम करके इस तरह का बातें करना, ये तो ठीक नहीं है। किरण रिजिजू साहब कह रहे हैं कि ये बिल्कुल गलत बात है, थोड़ी सी जज्बाती है, फैक्ट में नहीं है। अवधेश जी जरा ये समझाइए, कृषि कानूनों को लेकर के भी लोगों को बहकाया जा रहा था, अब वक्फ में जो संशोधन हो रहा है उसमें भी लोगों को बहकाया ही जा रहा है, लोग बहक बहुत रहे हैं और लोग बहका बहुत रहे हैं हमारे यहाँ। कृषि कानून से तो मैं वक्फ कानून की तुलना नहीं करूंगा, क्योंकि जो 3 कृषि नहीं, मैं बहकाने से सिर्फ जोड़ हाँ मैं समझ गया, वो बहकाने के उसमें भी यही था कि लोगों के अंदर गलतफहमी पैदा की जा रही है। और हम सब लोग, मेरे तरह अनेक लोग चाहते थे कि इस तरह का कृषि कानून देश में आए, क्योंकि इस देश में ट्रांसपोर्ट चलाने में, आपको फैक्ट्री लगाने में, विद्यालय चलाने में तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो, लेकिन कृषि के क्षेत्र में नहीं हो तो कृषि उस रूप में विकसित नहीं हो सकती है हमारे देश में। आज की जो ढांचा है एग्रीकल्चर का भारत का या वर्ग का, तो वो तो उसका जो विरोध हुआ है वो केवल पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा के स्तर के राज्यों का विरोध था, चूंकि वहां का ढांचा अलग है। पूछना ये चाह रहा था कि पूरी इतनी सारी मुस्लिम तंजीमें, तकरीबन 90% से ज्यादा जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो ग्रुप्स हैं, जो मुसलमान कम्युनिटी है, वो खारिज कर रही है, और सरकार ये कह दे कि सबको बहकाया जा रहा है, ये बात जायज लगती है आपको? देखिए, ऐसा है कि 15 राज्य सरकारों के साथ 15 राज्यों में कमेटी गई थी, अभी तक किसी भी जेपीसी ने इतना व्यापक इंटरेक्शन किया ही नहीं था इतिहास में। 15 राज्यों में ये गई थी। आपको 25 वक्फ बोर्डों के रिप्रेजेंटेटिवों के साथ इनकी मीटिंग हुई है, 38 सीटिंग हुआ है, आप ही दिखा रहे हैं 118 घंटे है, 77 लाख के आसपास, 76 लाख 27 हजार जो आए वो पढ़े गए हैं। और जो उसमें अनेक जो प्रतिवेदन है वो मुस्लिम संगठनों, मुस्लिम लोगों की ओर से है, जो शिकायतें हैं जमीन कब्जे की वो मुस्लिमों की ओर से ही है, ऐसा नहीं है। तो ये जो कानून है, उस कानून का जो विरोध है कि इस विरोध में सरकारी अधिकारी क्यों है, अगर ये कानून लागू हो जाता है तो 6 महीने के अंदर संपत्ति का ब्यौरा आपको पोर्टल पर डालना पड़ेगा कि ये संपत्ति हमारी है। वक्फ क्यों कोर्ट में जाए? वक्फ बोर्ड, पहले लोग कोर्ट में जाते थे, अब वक्फ दावा करेगी तो उसको जाना पड़ेगा कोर्ट में। ऐसे कुछ परिवर्तन है, मुझे समझ में नहीं आता। उसमें सबसे बड़ा वक्फ बाय यूजर का मामला है। यस, जो मस्जिद है, मस्जिद के तौर पर इस्तेमाल हो रही है, उसकी उम्र 500-600 बरस है, अब उसके डॉक्यूमेंट नहीं है। नहीं देखिए, ऐसा ये तो उठाया जाएगा। नहीं देखिए, यही होता है। ये नहीं है कि मस्जिद अगर 500 साल की है तो 500 साल की पहले वो खोजी जाएगी। मस्जिदों को, कुछ मस्जिदों को लेकर देश में एक अलग प्रकार के विवाद हैं, उसको वक्फ बोर्ड से जोड़ने की आवश्यकता ही नहीं है। अब मथुरा के मस्जिद को या अयोध्या को हम उस रूप में जोड़ेंगे, आप उस मस्जिद पे ना जाएं, बात आप उस मस्जिद की कीजिए जो और दूसरी मस्जिदें हैं जो एक मस्जिद के तौर पर इस्तेमाल हो रही हैं, कोई दरगाह के तौर पर इस्तेमाल हो रही है, कोई कब्रिस्तान के तौर पर लैंड यूज हो रही है, वो वक्फ बाय यूजर कहलाती है। अब अगर इस तरह की जो तादाद है वो 61% है, और दावा यह किया जा रहा बोर्ड की तरफ से और तमाम ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से कि ये 61% जो प्रॉपर्टी है सरकार इसको हड़प लेना चाहती है। देखिए, जब भी आप रिकॉर्ड बनाने की कोशिश करेंगे, सरकार क्यों हड़पेगी? सरकार के हड़पने का क्या प्रश्न है इसमें? यही तो गलतफहमी पैदा हो रही है। देखिए, आपने तो कहा इंडोमेंट बोर्ड, मेरा अपना मानना है कि वक्फ बोर्ड जैसे किसी बोर्ड की भारत में आवश्यकता है ही नहीं। अगर कोई रिलीजियस इंडोमेंट और बोर्ड है उसके तहत बाकी चलते हैं, उसी के तहत सभी बोर्ड चले। और ये एक वक्फ बोर्ड की कल्पना एक व्यापक है, कोई पार्लियामेंट को बता देता है, कोई रेल मिनिस्ट्री को बता देता है, कोई डिफेंस मिनिस्ट्री हमारे में चल रहा है, इंदिरा गांधी हवाई अड्डे हमारे में बन रहा है, कोई 1500 वर्ष पुराने गांव को जिसमें मंदिर बने हुए उस पर दावा कर देता है, और दावा के बाद जिसके जमीन पर दावा है उसकी समस्या पैदा हो जाती है कि अब जाके साबित करो कि इनका दावा नहीं बनता है। कर्नाटक के 2-2 गांवों की लड़ाइयां चल रही है। तो ये तो एक भयावह परिस्थिति है। वक्फ का जो उद्देश्य धीरे धीरे समझ में आता है कि धीरे धीरे ये बताना कि सभी भूमि तो खुदा की ही है, तो धीरे धीरे ये खुदा का ही, अल्लाह का ही लैंड हो गया है, ये गजवाए हिंद हो गया है। तो बजाब्ता कंधार से लेके कामरूप और काठमांडू तक धीरे धीरे भविष्य में घोषित करो।
इसके अलावा, और जब भी देखिए वक्फ बोर्ड 1954 में आया, लेकिन कांग्रेस जब 1962 की चीन की युद्ध हारी, एक संकट खड़ा हुआ, तो 1964 में एक कानून और बोर्ड को वह स्वरूप दिया गया। और जब 92 के बाद नरसिंह राव पर दबाव बढ़ाया तो 1995 में इस कानून को सख्त किया गया। 212 के बाद जब दिखने लगा था कि ये तो यूपीए सरकार के सामने संकट है, 2013 में इसको एक सुपर स्ट्रक्चर एक और अमेंडमेंट किया गया। ठीक तो है। ये जो था ना, एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड मुस्लिमों को खुश कर वोट लेने के लिए, उसमें भी कट्टरपंथी मुस्लिमों के वक्फ बोर्ड के विरुद्ध ज्यादातर मुकदमे आम मुसलमानों ने किया हुआ है कि हमारी जमीनें की है, कब्रिस्तानों को लेकर मुकदमे चल रहे हैं। तो इसका रिकॉर्ड आने दीजिए, सबका रिकॉर्ड आ जाए, रिकॉर्ड आप सामने रखिए, जो उसमें से कुछ ठीक है। विजय जी जरा ये समझाइए कि क्या वक्फ वाकई पूरे हिंदुस्तान पर एक तरीके से कब्जा कर लेने वाला था, तो फिर ये विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है? हुसैन साहब, बहुत लंबी बहस इस पर वक्त पर हो गई है, हमारे यहाँ भी हो गई और देश में भी हो गई। आज प्रदर्शन चल रहा है। नहीं, अच्छी बात है, अच्छी बात है। देखिए, 2-3 बातें हैं इसमें महत्वपूर्ण। एक तो बिल बहुत महत्वपूर्ण है, दूसरी बात जो लोग इसका पूरे प्रोसेस का विरोध कर रहे हैं, उन्होंने भी कहा कि सब तरह के जो रास्ते थे उसको अख्तियार किया गया। इसका मतलब ये तो नहीं कह सकते कि सरकार ने बातचीत के रास्ते नहीं खोले, ये बात सरकार ने अपने तरीके से कर दिया, एक तरीका ही है। अब दूसरा क्या हो रहा है, दोनों तरफ से मुझे लग रहा है एग्जेजरेशन है। एक तरफ एग्जेजरेशन है कि गजवाए हिंद हो जाएगा वक्फ बिल पास हो गया, और दूसरी तरफ एग्जेजरेशन है कि सरकार जो है सारी मस्जिदों की जमीन, कब्रिस्तान की जमीन और घर की जमीन कब्जा कर लेगी। दोनों में से भी कुछ भी नहीं होने वाला। जो मुद्दा है, पहला मुद्दा है कि क्या वक्फ बिल में अमेंडमेंट की जरूरत है, तो ज्यादातर लोग मानते हैं जरूरत। क्या अमेंडमेंट होनी चाहिए, इस पर विचार होना था। उसमें 2 बड़े मुद्दे आए, जिसमें वक्फ बाय यूजर का और एक नॉन मुस्लिम मेंबर्स को शामिल करने का, जिसका बड़ा विरोध हो रहा है मोटे तौर पर, और ज्यादा विरोध नहीं हो रहा। जेपीसी का पूरा प्रोसेस देखें, उसमें 11 राज्यों में जेपीसी ने काम किया, 25 वक्फ बोर्ड के साथ काम किया और 92 लाख से ज्यादा ईमेल को रिसीव किया। ठीक है, लेकिन इसका दूसरा पक्ष क्या है? इसका दूसरा पक्ष यह है कि जेपीसी के जो मेंबर्स हैं, उसमें से जो 11 मेंबर अपोजिशन के मेंबर्स हैं, जो नॉन बीजेपी मेंबर्स हैं, उनके किसी अमेंडमेंट को उसमें नहीं लिया गया, शामिल नहीं किया गया। तो कहने के लिए तो आपने बातचीत की है सबसे, लेकिन उनकी बातचीत को क्या जगह दी गई है, और उनके अमेंडमेंट्स को अप्रूव नहीं किया गया, वो तो अलग बात है, क्योंकि पार्लियामेंट में जेपीसी में बहुमत से ही काम होगा। लेकिन उसको जेपीसी की रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है, मूल रिपोर्ट में उसको एनेक्सर के तौर पर शामिल किया गया है। ये 655 पेज की रिपोर्ट है, जिसमें से ऑफिशियल वो 428 पेज की रिपोर्ट हो गई है। तो ये एक बड़ा मुद्दा है ना, कि आपने जो अमेंडमेंट को नहीं किया स्वीकार, वो तो ठीक है, लेकिन बातें सबकी सुनी, लेकिन इनकॉर्पोरेट नहीं किया, तो ये भी एक बड़ा विरोध हो रहा है। अब इन सब मुद्दों के बाद क्या होगा? सड़क पर प्रदर्शन करना, पाल साहब कहें कि अभी कानून नहीं बना, तो कानून बनने के बाद प्रदर्शन थोड़ी होगा। वही सलमान खुर्शीद कह रहे थे कि हम अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने के लिए आए हैं, और डेमोक्रेसी में धरना प्रदर्शन करने का सबके पास है। और आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, एक मिनट अवधेश जी, एक जरा बयान बड़ा सुनाना बहुत जरूरी है। एक लेकिन बड़ी दिलचस्प बात यह है कि इस धरने के खिलाफ एक और धरना हो रहा है हिंदू रक्षा दल की तरफ से। एक साउंड बाइट है, वो जरा सुनिए, फिर बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी, 2 लोगों से उम्मीद है कि ये हर हाल में लाएंगे इस कानून को, लाएंगे तो हिंदुओं के लाएंगे, नहीं तो जिस तरीके से इन्होंने कब्जे कर रखे हैं इनकी एक भूमि, मेरठ में भी मरकट की जमीन हिंदुओं की जमीन है, हिंदुओं की जमीन पर कब्जा कर रखा तेजगढ़ी चौराहे पे। कितने ऐसे मुद्दे हैं आप देखिए, लेकिन दबा दिए जाते हैं। हिंदुओं को एकमात्र देश बचाए, उसे भी खत्म करना चाहते हैं, इस्लामीकरण करना चाहते हैं इस देश का। पूरे देश में जिहाद फैला रखा है इन लोगों ने, बताओ कहाँ नहीं फैला रखा। तो कब तक आप धरना प्रदर्शन करेंगे? देखिए, मैं बैठूंगा जब तक ये बैठे, आज मैं नहीं उठूंगा। बताइए, ज़ारो कतार रो रहे हैं विनोद जी, और कि एकमात्र हिंदू देश बचा, वहां भी जो है लैंड जिहाद चल रहा है हर तरफ। तो ये एक नई रिवायत है कि धरने के खिलाफ धरना। नहीं, उनको भी अपनी बात रखने का हक है। हाँ। जैसे मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के लोगों को हक है, इनको भी है बात नहीं, तो लेकिन वही मैं कह रहा हूँ कि अब ये तो नहीं कह सकते भाई वो धरना न दें। अब कहीं मनाही भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, मनाही भी नहीं है। एक नई रिवायत है कि धरने के खिलाफ धरना। नहीं, तो रिवायतें ऐसे ही होती हैं। देखिए, आमतौर पर माना यह जाता है कि जैसे एक मुद्दे को लेकर प्रदर्शन हो रहा है, तो वो अगर उस मुद्दे के विरोध में दूसरा पक्ष है, तो वो 1-2 दिन 4 दिन बाद
प्रदर्शन करता है अपनी बात रखने के लिए। अब ये समानांतर हो रहा है तो नई रिवायतें बनती रहती है डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में। अब आप याद कीजिए ये रिवायतें कब से शुरू हुई, जो आपने पहले जिक्र किया। सबसे नहीं, सब वो तो मैं दूसरा जिक्र करने जा रहा हूँ। जब एक बात याद होगा आपको कि जब नई सरकार मोदी जी की आई थी, उसके कुछ समय बाद लिंचिंग की जब घटनाएं पड़ी थी, उसको लेके एक वार्ड वापसी का अभियान चला था, याद है? अच्छा, एक छोटी सी चीज बताइए, जवाब में एक इससे क्या चंद्रबाबू नायडू और पासवान और नीतीश पर कोई प्रेशर इससे पड़ेगा क्या? देखिए, अब ये निर्भर करता है कि ये जो तंजीमें हैं ये किस हद तक उनको अप्रोच करती हैं और कैसे बात करती हैं। नहीं, अप्रोच तो सबने कर ली पहले भी। नहीं, वो देखिए असर तो पड़ेगा राजनीति, चूंकि चंद्रबाबू नायडू की भी और इनकी नीतीश कुमार की भी मुस्लिम जनाधार इनके पास है। हर्षवर्धन जी, इसका बिहार का कोई एंगल भी देख रहे हैं क्या आप? देखिए, जाहिर है उनके लिहाज से अगर देखें जो विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं तो उनके लिए अवसर है ना। भाई बिहार में चुनाव है, नीतीश कुमार को भी मुसलमानों के ठीक ठाक वोट मिलते हैं, नीतीश कुमार कोई कसर नहीं करते हैं। आप बिहार में उतरिए तो वो चंद्रगुप्त मौर्य वो जो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है तो उसके सामने आपको अरबी फारसी की बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिखती है, तो आपको पटना उतरते ही लगता है कि हाँ, उनका वो जो सो कॉल्ड सेकुलर मॉडल है वो हावी रहता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इसकी वजह से बहुत कुछ बदलेगा? मैं इसको नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? क्योंकि देश में एक बड़ा वर्ग है जो वक्फ के संशोधन के साथ खड़ा है। आपको मतलब मुझे तो लगता है एक डिबेट ये भी होनी चाहिए कि जितने वक्फ बोर्ड ने अपना अपना प्रेजेंटेशन दिया है उस पर जरा चर्चा हो ना, ये लोग कौन है? ठीक है, ये लोग कौन है? भाई वक्फ बोर्ड कह रहा है आज के धरने में होना चाहिए। आज के धरने में तमाम राजनीतिक दलों की नुमाइंदगी भी नजर आ रही। धर्मेंद्र यादव भी पहुंचे, अखिलेश यादव का पैगाम लेकर के पहुंचे थे। बहरहाल, तो आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का प्रदर्शन चल रहा, उसमें राजनीतिक दलों के लोग भी पहुंच रहे हैं, वो भी अपनी राय रख रहे हैं।